Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and our channel Physics Om Jai Guru. Students, आज हम चर्चा करेंगे स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स। स्टूडेंट्स का कहना है कि सर नए रूल्स एंड रेगुलेशन नीट में लागू होने वाले हैं। कुछ बात जो चल रही है उसमें क्या ऐसा भी नियम है कि 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम है वो नीट में एडजस्ट किए जाएं या ऐड किए जाएं? तो वो क्यों किए जा रहे हैं पहली बात, और यदि वो किए जा रहे हैं तो ये नियम कब से अप्लाई होगा, और होगा तो इसके क्या लॉसेस हैं और क्या प्रॉफिट है, इस पर चर्चा करेंगे। सो लेट बी स्टार्ट। ये नीट के बच्चों के लिए है। अब देखिए 2026 का तो हो ही गया, तो जो भी होगा वो 2027 या फिर 28 के लिए होगा। एक बार मैं उन रूल्स रेगुलेशन की शॉर्ट में चर्चा कर देता हूं जिसका कि प्रस्ताव दिया गया है। इम्प्लीमेंट कब होंगे वो बात की बात है। जैसे एक प्रस्ताव है सीबीटी मोड का। सीबीटी मोड मतलब जो आपकी परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड हो, इसलिए मैं लगातार ये कह रहा हूं कि इसकी आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, चाहे वो इम्प्लीमेंट 27 में हो इम्प्लीमेंट या 28 में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये शायद 27 में अप्लाई हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है ना। इसी तरह से ये बात भी आ रही है कि क्या अटेम्प्ट लिमिट बनाई जाएगी, और क्या एज लिमिट भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो एज लिमिट है वो अभी मिनिमम तो है 17 ईयर्स है ना, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। तो मैक्सिमम एज लिमिट बनाई जाएगी। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है ये सब अप्लाई होगा, इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कब होगा, 2027 में या 28 में। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें एक ये भी है कि क्या बोर्ड का जो एग्जाम है, जो परीक्षा है आपकी, उसके जो मार्क्स हैं ना 12th वाले, उसके मार्क्स भी ऐड किए जाएंगे। तो इस पर बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन है और डर है, तो आज इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बात क्यों उठी। उसका रीजन ये है कि जो 3 मई को इसी वर्ष जो पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद में हालांकि रीनीट करा दिया गया 21 जून को, लेकिन उससे ये सब हलचल हुई, खलबली हुई, डिफेम हुआ एनटीए का, तो फिर ये सब बातें उठी, है ना। तो अब उसमें ये बात है कि देखिए, इसका रीजन उन्होंने दो दिए, 2-3 रीजन बताए हैं। मतलब ऐसा क्यों, उन्होंने जो तर्क दिए, देखिए पहला उन्होंने बताया कि भाई इससे ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर लीक होता है उसमें सारी बातें किसी एक बॉडी पर नहीं रहेंगी। जैसे अभी जो पकड़े गए थे लोग जो शामिल थे पेपर लीक करने, वो एनटीए के जो पेपर सेटर थे उनके ही नाम आए थे उसमें। तो एक तो इन्होंने ये है कि इसमें ये फायदा रहेगा कि मान लीजिए यदि 12th बोर्ड के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे तो ये दो बॉडी हो गई, एक एनटीए और एक ये सीबीएसई। मान लीजिए किसी ने एनटीए में पेपर लीक भी कर लिया, तो वो जो है हो सकता है कि वो इससे पीछे रह जाए बोर्ड वाले से। कैसे, मान लीजिए किसी ने पेपर लीक कर लिया एनटीए के किसी उसमें, एनटीए बॉडी मान लीजिए 100% पेपर लीक कर लिया, ठीक है ना, किसी बच्चे ने चीटिंग करके, और एक बच्चा ऐसा है जिसने पेपर लीक नहीं किया, वो जो है ऑनेस्ट है ना, और वो इंटेलिजेंट है, उसने अपनी मेहनत से 100% कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीटिंग करके 100% मार्क्स उसमें लाएगा वो इससे आगे निकल जाए। उल्टा भी हो सकता है कि ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट था ये आगे निकल सकता है। तो कैसे निकल सकता है, मान लीजिए बोर्ड में इसके 60% है चीटर के, और इसके मान लीजिए 98% है,
तो जब मेरिट बनेगी तो ये वाला पीछे रह जाएगा, चीटर। यानी कहने का मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर को डिवाइड करना। अभी जैसे पूरी पावर एनटीए के पास है, लेकिन फिर पावर दोनों के पास आ जाएगी, एनटीए और सीबीएसई। ये सीबीएसई है, जो बोर्ड वाला मामला है वो सीबीएसई के पास है, और ये एनटीए। तो दो पावर हो गई ना, दो पोल हो गए, एक के हाथ में सब कुछ नहीं रहेगा। एक लॉजिक उन्होंने ये दिया है, अच्छी बात है ये। और दूसरा, हमेशा की तरह उन्होंने कहा है कि भाई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनका इफेक्ट ज़्यादा ना हो, उनके प्रभाव को कम करने के लिए, उनके इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भागते हैं, स्कूल पर ध्यान नहीं देते, तो ये दो तीन उन्होंने लॉजिक दिए। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कब होंगे, वो बाद की बात है, लेकिन इनके क्या प्रॉफिट हैं और क्या लॉसेस हैं। देखिए, सबसे बड़ा लॉस उसका देखें तो लॉस ये है कि बोर्ड हमारे देश में बहुत सारे हैं। जैसे सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई, आईएससी बोर्ड है ना, बहुत सारे बोर्ड है ना। ये देखिए, सीबीएसई है, आईएससी है, और सबसे बड़ी बात है स्टेट बोर्ड है, यानी हर स्टेट में बोर्ड है। मेरा मतलब है जैसे यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। अब इतने सारे बोर्ड हैं और सबके पैटर्न, मतलब सबके सिलेबस डिफरेंट है, यानी सिलेबस देखा जाए तो वो डिफरेंट है। ये जो स्टेट बोर्ड है, ये इनके देखिए सिलेबस सबके अलग अलग है, चाहे वो अंतर थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इससे मतलब नहीं। दूसरा, पेपर का जो पैटर्न है वो सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तीसरा, जैसे मार्किंग स्कीम है, वो सबकी अलग अलग है। तो सबसे मेन बात है कि ये इनका इनमें समानता कैसे होगी। मान लीजिए किसी बोर्ड में पैटर्न और सिलेबस और जो मार्किंग स्कीम है वो उस तरह से है इजी कि उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे के यूपी बोर्ड वाले के कम आ रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये आएगी, ये बहुत बड़ा लॉस है। इसमें समानता कैसे लाएंगे वो देखना पड़ेगा ना, स्टेट बोर्ड इसमें, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड हो जाएंगे तो उनको कैसे करेंगे। दूसरा क्या है कि कई स्टेट बोर्ड ऐसे हैं, वहां पर कुछ इलाकों में चीटिंग अभी भी होती है। मान लीजिए अब जैसे यूपी बोर्ड है, पहले तो बहुत चीटिंग होती थी, अब तो खैर रोक लग गई है इतनी। तो अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चीटिंग करके आ सकते हैं, तो उनके मार्क्स हाई होंगे ना। इसमें क्या है, कुछ ऐसे भी होंगे 420 बच्चे, ये इस तरह से। तो सबसे बड़ा जो समस्या है कि जो स्टेट बोर्ड है उनमें समानता कैसे लाएंगे, है ना। अन्यथा तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा ना। तो एक सबसे बड़ा लॉस ये है, और दूसरा वही है जो दूसरे पॉइंट पे मैंने लिखा ना, 420, मतलब इससे चीटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बच्चा इस बात पर ध्यान देगा कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आए, तो इससे गलत चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। पहले यूपी बोर्ड में होता था, सब जानते हैं, एक खास टाइम में इतनी नकल होती थी कि ठेके पर नकल होती थी, पैसे दे दे करके लोग, और 80%, 70%, 85% ला रहे हैं, और जो ईमानदार बच्चे हैं वो पीछे रह जाते थे। तो इससे क्या है ना, चीटिंग को बढ़ावा मिल सकता है, ये डर है ना। क्योंकि बात ये आ जाएगी ना, जैसे कि पूरी ताकत यहाँ लगा देते हैं लोग पेपर लीक करने में, अब बोर्ड पे भी वो ताकत लगाएंगे कि भाई यहाँ पर सीधे सीधे रास्ते से थोड़ी चलते हैं लोग, मेहनत करें। मेहनत करने वाले करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन चीटर भी बढ़ सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है ना। अब बात आती है कि प्रॉफिट इसके क्या क्या हो सकते हैं, यानी इससे हमारा फायदा क्या होगा, तो उस पर बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे बड़ा यहीं पर लिख लेते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आजकल बच्चे जो स्कूली शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, क्लासेज वगैरह भी लेता हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो है 11th क्लास को जीरो कर देते हैं। यानी स्कूल जो एजुकेशन है उसको इससे फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11th जो क्लास है उसको बच्चे जो है जीरो कर देते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है, अरे सर पढ़ लेंगे,
अभी 10th क्लास से आए हैं, वहाँ बोर्ड का टेंशन था, फिर नेक्स्ट ईयर 12th का बोर्ड का टेंशन रहेगा, और आप जो है थोड़ा तो आराम करने दें, 11th में 12th में कर लेंगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो 12th 11th वाला पोर्शन उनका जीरो हो जाता है। और आप जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन, चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो, सब में जो पूरा सिलेबस है, पैकेज है, वो 11th 12th को मिला के बनता है। ऐसा नहीं है कि 12th का ही उसमें सिलेबस आता हो। तो फिर उससे ये होता है कि 11th का जो टॉपिक है वो उनके वीक रह जाते हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ कि मैकेनिक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है। एक मतलब एग्जाम्पल हम फिजिक्स में से लिए ले रहे हैं, जिससे सभी सब्जेक्ट का आप आइडिया लगा सकते हैं। मान लीजिए फिजिक्स की बात है, अब 11th में कोई ठीक तरह नहीं पढ़ा, तो फिजिक्स में मैकेनिक्स जो पार्ट है वो उसी में है 11th क्लास में, तो उसकी मैकेनिक्स वीक रह जाएगी, और जब पेपर आएगा तो उसमें मैकेनिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा ठीक तरह। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका जो स्कूल एजुकेशन है वो स्ट्रांग बनेगी, है ना। और दूसरा ये है कि बच्चों को या गार्जियन को फाइनेंशियली फायदा होगा, है ना। क्योंकि फाइनेंशियली इसलिए फायदा होगा कि भाई कोचिंग की तरफ उनका जो ध्यान है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा इधर, मतलब डाइवर्ट से मतलब डाइवर्जन ऐसे हो जाएगा कि बोर्ड की तरफ डाइवर्जन हो जाएगा थोड़ा सा। अभी तो ये ना कोचिंग पे ही डिपेंड है। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं, वो 11th 12th में पढ़ते नहीं ढंग से, और ये कहते हैं अरे सर वो तो हम कोटा जाएंगे, वहाँ तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से, मतलब उनको ऐसा लगता है कोटा में जाके कोई चमत्कार हो जाएगा, वहां से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सब जानते हैं कोटा में कितने बच्चे सेलेक्ट होने के बाद बहुत सारे सब वापस आ जाते हैं फेल होकर के। उसका रीजन क्या है कि उनके दिमाग में ये पता है कि भाई 100% तो यहीं से होगा ना, सब एनटीए से जो मार्क्स आएंगे। लेकिन अभी बोर्ड वाले मार्क्स यदि जोड़ दिए जाते हैं तो फिर ये अंतर आ जाएगा। लोग ये ध्यान देंगे कि भैया बोर्ड में भी मार्क्स आने चाहिए, तो कोचिंग की तरफ कम भागेंगे, संख्या वहाँ कम होगी। तो फाइनेंस का ये फायदा होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मोटी फीस वसूल करते हैं, लेकिन स्कूली जो एजुकेशन है वो इतनी महंगी नहीं है। तो ये फाइनेंस वाला फायदा हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा जो टॉप मोस्ट फायदा है वो है कि स्टूडेंट्स के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये सबसे बड़ी बात है, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। जो सिलेबस है आपका उसके बेसिक क्लियर होंगे तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अभी तो ये होता है कि बहुत से बच्चे पढ़ने वाले तो अलग है, लेकिन जो न पढ़ने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, 11th 12th में मेहनत नहीं करते, उन्हें कोचिंग में कर लेंगे, लेकिन जब उनके बेसिक ही क्लियर नहीं है 11th 12th के, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो वो निराश होकर आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो उनके बेसिक क्लियर होंगे। तो इस तरह के इसमें फायदे नुकसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब बात ये आती है कि ये कब तक इम्प्लीमेंट होंगे। तो देखिए, कोई भी नियम जब बनता है, पहले प्रस्ताव दिया जाता है, फिर उस पर विचार किया जाता है, उसके बाद में जब ठीक लगता है तब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अचानक तो नहीं होता, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हो सकता है 2027 में इम्प्लीमेंट ना हो। एक तो आप ये समझिए। दूसरी बात ये है कि इम्प्लीमेंट होने के बाद भी कुछ छूट भी दी जाती है। अब मान लीजिए जैसे ये अटेम्प्ट लिमिट है, ये एज लिमिट है, मान लीजिए 2027 में ये अप्लाई कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी, तो फिर क्या बहुत सारे बच्चे नीट का पेपर देने से रह जाएंगे? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए अटेम्प्ट लिमिट बढ़ानी होने के 3 बार दे सकते हैं बस, और कोई बच्चा ऑलरेडी 3 बार दे चुका है, तो जब वो 27 में जाएगा तो वो तो 4 बार हो जाएगा उसका अटेम्प्ट, तो वो बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इस तरह के बच्चों को 1 साल की छूट दी जाएगी, चाहे भले ही वो इसमें नहीं आते हैं। तो ऐसे एज लिमिट है, मान लीजिए किसी ने कहा भाई 21 ईयर्स तक की हम मैक्सिमम एज लिमिट बनाई दे रहे हैं नीट में, अब वो बच्चा 22 का है, तो क्या उसको नहीं बैठने दिया जाएगा? नहीं, नियम इम्प्लीमेंट होने के बाद भी 2027 में उसको बैठने दिया जाएगा, एक सेशन की उसे छूट दी जाएगी। कुछ बातें जरूर ऐसी हैं। अच्छा, ये बोर्ड का जो बात आई है वो 50% क्राइटेरिया की आई है, मतलब कितना मार्क्स लिया जाए, कितना परसेंट लिया जाए, तो 50% के आसपास बात चल रही है। अब कुछ नियम इस तरह के हैं, अब जैसे सीबीटी मोड है, तो ये हो सकता है कि ये 2027 में अप्लाई हो जाए। तो मतलब नियम के नेचर पर डिपेंड करता है कि नेचर क्या है।
तो आप कॉमन बस इतना याद रखिए कि कोई भी नियम है वो एकदम से लागू नहीं होता। 28 में बहुत सारे नियम अप्लाई हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन 27 में कुछ ही नियम लागू होंगे, और जो भी लागू होंगे उसमें किसी का भी लॉस नहीं होगा, और जो उनको छूट भी दी जाएगी यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये आप नोट कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि आप इनसे फायदा उठाएंगे, और घबराना बंद करें, टेंशन न करें। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। शुरू में जो चेंज होता है वो खराब लगता है, टेंशन आपको ही नहीं होता, टीचर्स को भी होता है। जैसे कोई चेंज होता है, सबसे ज्यादा टेंशन तो टीचर्स को होता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं एक पैटर्न पर, फिर अचानक कोई, जैसे मुझे याद है आईआईटी की तैयारी हम कराते थे पहले, वो क्या था, पूरा डिटेल में लिखा जाता था, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप। लेकिन बाद में जैसे ही उन्होंने बताया कि अब एमसीक्यू टाइप होगा, तो सबसे ज्यादा टेंशन तो हमें हुआ कि भाई इतने दिनों से हम तैयारी करा रहे हैं, अब जो है एमसीक्यू। तो सबसे पहले बार तो हमको यही लगा मैंने कि ये क्या बेवकूफ़ी है, इतना टफेस्ट मतलब एग्जाम और उसको एमसीक्यू, जरा सा क्वेश्चन है ना, ऑप्शन वाला, तो ये तो मुझे लगता है कि लेवल गिर गया। लेकिन जब वो पेपर हुआ और बाद में जब देखे गए, तो फिर पता चला कि नहीं, वो पैटर्न अच्छा है। तो इसी तरह से कोई भी नया नियम लागू होता है, शुरू में टेंशन होता है, लेकिन आप देखेंगे वो अच्छे के लिए लागू होता है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई टेंशन नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, आप मेहनत करिए। और 26 में जिनका हो जाता है उनको शुभकामनाएं, और 26 में नहीं होता है तो 27 के लिए तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुड डे, टेक केयर। ओम जय गुरु।